हेलो दोस्तों, आपका जुडिशियल पावर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आज हम एक आपके सामने एक वीडियो लाए हैं एविडेंस एक्ट 1872 से, सेक्शन 17 स्वीकृतियाँ एडमिशंस। ये वीडियो आपको हिंदी में है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, इजी लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है इसमें, तो इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। स्वीकृति है क्या? नंबर 1 तो पहली बात ये है, स्वीकृति होती क्या है। पहले हम डायरेक्टली लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसा व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और परिस्थितियों में किया गया है जो पश्चात वर्णित है। इससे आप समझ में क्या आया आपके? इसमें केवल ये धारा 3 बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। 3 बात कहती है सिर्फ ये धारा। पहली धारा ये कहती है, ये स्वीकृति की परिभाषा देती है। नंबर 1 तो ये है आपका कि स्वीकृति की परिभाषा देती है, पहली बात। दूसरी बात ये कहती है कि स्वीकृति तभी सुसंगत होती है जब अधिनियम में बताए गए व्यक्ति द्वारा की गई हो, मतलब जो इस अधिनियम में बताए गए हैं उन्हीं व्यक्ति द्वारा की गई हो। नंबर तीसरा ये कहती है स्वीकृति केवल उन परिस्थितियों में सुसंगत होगी जो अधिनियम में बताई गई हैं। यानी ऐसी परिस्थितियां होती कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी परिस्थितियां धारा 18 से लेकर 30 तक है। इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 से लेकर 30 तक है। इसमें जो है परिभाषा में जो बताया गया है, ये बताया गया है स्वीकृति जो है कैसा कथन होता है जिससे किसी भी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे दूँ। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर किसी ऋण के वसूल के लिए वाद लाया जाता है, मतलब किसी ने किसी व्यक्ति से ऋण लिया था तो उस पर वादी वाद लाता है और उस व्यक्ति की लेखा पुस्तिकों में ये लिखा हुआ मिलता है कि उसने ऋण लिया था, मतलब उसने कर्जा लिया था। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल आपके? दोबारा बताता हूँ कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से ऋण लिया था, वो ऋण देने के लिए मना कर देता है, तो उसके बाद वादी वाद लाता है, यानी जो ऋण देता है वो वाद लाता है वसूलने के लिए, यानी ऋण वसूलने के लिए वाद लाया जाता है। तो उसके बाद उस जो जिसको ऋण दिया गया था उस व्यक्ति की लेखा पुस्तिकों में ये लिखा मिलता है कि उसने ऋण लिया था, मतलब उसने जिसको ऋण लिया गया था लेखा पुस्तक में यानी अकाउंट बुक में ये लिखा हुआ था कि उसने ऋण लिया था। वे उसके विरुद्ध उसके दायित्व की स्वीकृति होगी, यानी माना जाएगा हाँ उसने ऋण लिया था। अगर इसी प्रकार अगर वो अपने कथन द्वारा ये कहता है कि उसने ऋण लिया था, वह भी स्वीकृति होगी, क्योंकि इससे वह अपने दायित्व को मंजूर करता है, यानी अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। और ऐसी स्वीकृति हो जाने के बाद ऋण के तथ्यों को साबित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर तथ्य में स्वीकृति हो जाने के बाद जो ऋण के तथ्य को साबित करने के लिए, तो अगर वो साबित हो जाते हैं स्वीकृति हो जाने पर, फिर और दूसरे तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती है। सपोज करो, सेकंड एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। हत्या के एक अभियुक्त व्यक्ति को चोट आई थी, यानी हत्या का अभियुक्त था, किसी ने मारा, उसने मारा था किसी को और उसको चोटें भी आई थी, और उसने जो है अपनी चोटों का कारण चिकित्सक यानी डॉक्टर को ठीक तरीके से बता दिया था है? और जो ये स्पष्टीकरण किया उसने डॉक्टर से, वो भी स्वीकृति में माना गया। ठीक है, वो भी स्वीकृति मानी गई उसकी। और इस चीज से संस्वीकृति यानी कन्फेशन पर कोई भी बंध से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता उससे। ये होती है आपकी स्वीकृति। उदाहरण तो मान लीजिए किसी व्यक्ति पर विष द्वारा हत्या करने का आरोप है। दोबारा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको। यदि किसी व्यक्ति पर विष द्वारा हत्या का आरोप है,
और वो ये मानता है, एडमिट करता है कि उसने वैसा ही विष खरीदा था। अब तुम अपना माइंड लगाइएगा सब के सब कि उस व्यक्ति पर विष द्वारा हत्या का आरोप है और वह मानता है कि उसने विष खरीदा था, यानी एडमिट कर रहा है। मतलब नंबर 1 तो हो गया कि उस पर हत्या का आरोप है विष द्वारा। नंबर 2, और वो मानता भी है कि उसने विष खरीदा था और उससे साफ साफ ये प्रतीत होता है कि वह हत्या का दोषी है और इसे स्वीकृति मान लिया जाएगा। स्वीकृति मान लिया जाता है। कब स्वीकृति मान लिया जाता है? यहाँ तक तो स्वीकृति मान लिया गया उसको, हाँ भाई हाँ वो हत्या का दोषी है, उसने विष भी खरीदा है और उसने मान भी लिया है। लेकिन अपने बचाव में जब तक कि वह ये ना सिद्ध करे, यानी जब तक ये ना प्रूव करे कि उसने वैसा जहर किसी अन्य कारणवश आवश्यकता थी, यानी किसी अन्य कारण के तौर पर उसने वो जहर खरीदा था, ये होती है आपकी स्वीकृति। यानी स्वीकृति जो है उसने दूसरे आदमी से भी करी, यानी डॉक्टर से कर ली ने स्वीकृति। स्वीकृति डॉक्टर से भी की है उसने कि मैं चोट का कारण बता दे कि क्यों मेरे चोट लगी, तो वो भी जो है उसमें एडमिशन माना गया। अब आता है आपका स्वीकृति कौन कर सकता है। ये बताया गया आपका सेक्शन 18, 19, 20 में बताए गए हैं, जो कि 7 प्रकार के व्यक्ति स्वीकृति कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से मैं आपको केवल 3 ही बताऊंगा कि कौन कौन कर सकते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि स्वीकृति कौन कर सकता है। स्वीकृति 18, 19, 20 में जो बताया गया 7 प्रकार के व्यक्ति हैं जो स्वीकृति कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है आपके कार्यवाही के पक्षकार। ठीक है, कौन होते हैं? कार्यवाही के पक्षकार, ये बताया आपका 18 में है। और ऐसे पक्षकार द्वारा प्राधिकृत, ऐसे पक्षकार द्वारा जो प्राधिकृत हों, ये हो गया सेकंड। तीसरा ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में है। ये जितने भी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, वैसे तो इसके 7 पॉइंट हैं, पूरे 7 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट जो हैं, पहले 3 पॉइंटों की वीडियो बनेगी क्योंकि ये वाइडर है ज़्यादा इसमें, तो इसलिए केवल इतना ही मैं बता सकता हूँ कि पहला फिलहाल 3 है। 3 के ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कार्य के पक्षकार कौन होते हैं और पक्षकार द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता कौन होते हैं, यानी एजेंट कौन होते हैं। ये आपने पढ़ा ही होगा, प्राधिकृत अभिकर्ता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा आपने, एजेंसी के अंदर सब बताया गया है। अभिकर्ता होता कौन है, वो होता है आपका। और ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।